दिल्ली के शोर में घिरा एक छोटा सा फ्लैट था, जो बाहर से देखने पर बाकी हजारों फ्लैट्स जैसा ही लगता था, लेकिन उसके अंदर रहने वाली थकान कुछ अलग ही किस्म की थी। दीवारों पर हल्की दरारें थीं, जो जैसे हर दिन थोड़ी और गहरी हो जाती थी, जैसे घर खुद भी इस जिंदगी से थक चुका हो। टेबल पर ऑफिस फाइल्स बिखरी पड़ी थी, कुछ आधी खुली, कुछ मुड़ी हुई, जैसे उनमें बंद काम अब बाहर आकर चीखना चाहता हो। कमरे में हल्की कॉफी और पुराने कागजों की मिलीजुली गंध थी, और उसी के बीच बैठे थे दो दोस्त, दीपू और नितिन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों एक ही थकान में जी रहे थे, लेकिन नितिन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, और हाथ में पकड़ी कॉफी भी जैसे अब उसे जगा नहीं पा रही थी। उसने धीरे से कहा, भाई बस नहीं हो रहा अब। और उसकी आवाज में वो टूटन थी जो लंबे समय तक दबे रहने के बाद बाहर निकलती है। दीपू ने हंसते हुए बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में भी चिंता छुपी थी। तू छुट्टी ले ले, वरना एक दिन तू ही फाइल बन जाएगा, उसने मजाक किया, लेकिन वो मजाक हवा में कुछ सेकंड लटका रहा, जैसे उसे खुद भी यकीन हो कि ये मजाक एक दिन सच बन सकता है। नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगा, जहां शहर की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते, और फिर एक रात नितिन ने बिना ज्यादा सोचे एक फैसला लिया। उसने ऑफिस को झूठ बोलकर छुट्टी ली और अकेले ही शहर से दूर निकल पड़ा, एक ऐसे जंगल की तरफ जहां न तो नेटवर्क था, न लोग, और शायद न ही कोई इंसानियत। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हालत खुबजानी है। हवा अलग है। ये हवा सिर्फ चलती नहीं थी, ये जैसे फुसफुसाती थी, जैसे हर पेड़, हर झाड़ी उसे देख रही हो। दिन में भी यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही रात होने लगी, वह सन्नाटा भारी होता गया, जैसे किसी ने पूरे जंगल को किसी अदृश्य चादर से ढक दिया हो। और फिर आसमान में धीरे धीरे उगा पूर्णिमा का चांद। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पेड़ों की परछाइयां जमीन पर जिंदा लगने लगी। तभी झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई। नितिन ने पहले सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो हरकत रुक गई, और फिर धीरे धीरे एक काली परछाई सामने आई। वो कोई साधारण जानवर नहीं था। उसका शरीर विशाल था, आंखें पीली और चमकती हुई, और उसकी सांसें जैसे आग उगल रही हो। वो एक वेयरवॉल्फ था। नितिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो झपटा। एक तेज आवाज, धड़ाम, और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी चीख जंगल में गूंजी, खून की गंध हवा में फैल गई, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह जब नितिन की आंखें खुली, तो वो जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वो जिंदा था। उसने खुद को छूकर देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वो सपना नहीं था। ये सपना था, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी नसों में अब कुछ और दौड़ रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। नितिन किसी तरह वापस शहर लौटा, लेकिन वो वही इंसान नहीं था जो जंगल गया था। उसके कदम भारी थे, लेकिन शरीर अजीब तरह से मजबूत लग रहा था, जैसे उसमें अचानक एक नई ताकत भर गई हो। फ्लैट में पहुंचते ही दीपू ने उसे देखा और चौंक गया। तू ये हालत में कहाँ था? उसने पूछा, लेकिन नितिन के पास कोई साफ जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा कि वो गिर गया था, कुछ जानवरों ने हमला किया और किसी तरह बचकर आ गया। दीपू को उसकी बात अधूरी लगी, लेकिन उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि नितिन की आंखों में कुछ बदल गया था। वो पहले जैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। दिन बीतने लगे, लेकिन नितिन के अंदर का बदलाव बढ़ता गया।
उसे भूख ज्यादा लगने लगी, लेकिन सामान्य खाना उसे संतुष्ट नहीं करता था। उसे रात में नींद नहीं आती थी, और जब आती भी थी तो भयानक सपनों से भरी होती थी। खून, चीखें और वो पीली आंखें। कई बार वो आधी रात को उठकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता और चांद को घूरता रहता, जैसे उसके बीच कोई अदृश्य रिश्ता बन गया हो। दीपू ने यह सब नोटिस किया और एक रात उसने सीधे पूछ लिया, सच बता, जंगल में क्या हुआ था? नितिन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है मैं अकेला नहीं लौटा। उस रात पहली बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही चांद निकला, नितिन के शरीर में दर्द शुरू हुआ। पहले हल्का, फिर तेज, फिर असहनीय। उसकी हड्डियां जैसे अंदर से टूट रही थी, मांसपेशियां खिंच रही थी और उसकी सांसें भारी हो गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। दीपू बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन अंदर जो हो रहा था वो किसी इंसान के बस में नहीं था। और फिर एक चीख गूंजी, इंसानी नहीं, जानवर जैसी। जब दरवाजा टूटा तो कमरे में जो था वो नितिन नहीं था। वहां एक विशाल, डरावना प्राणी खड़ा था, आधा इंसान आधा भेड़िया। उसकी आंखें पीली थीं, दांत नुकीले और शरीर खून से सना हुआ। दीपू कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया। उसका दिमाग ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है। लेकिन वो प्राणी भी कुछ सेकंड के लिए रुका, जैसे उसके अंदर कहीं ना कहीं नितिन अभी भी मौजूद था। फिर अचानक वो खिड़की से बाहर कूद गया और रात में गायब हो गया। उस रात शहर में कई अजीब घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने चीखें सुनी, कुछ ने एक काली परछाई को दौड़ते देखा, और अगली सुबह कुछ लाशें मिली, बुरी तरह से नोची हुई। खबरें फैलने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये क्या है। और दीपू वो सच्चाई जानता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दोस्त अब एक दरिंदा बन चुका था। दीपू ने ठान लिया कि वो नितिन को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो। उसने इंटरनेट खंगाला, पुरानी कहानियां पढ़ी, और उसे समझ आया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये श्राप है, एक वेयरवुल्फ का श्राप। और इसका एक ही अंत होता है, या तो वो किसी और को मार दे या खुद मारा जाए। दीपू ने नितिन को ढूंढने की कोशिश शुरू की, लेकिन हर बार वो उससे एक कदम पीछे रह जाता। शहर में डर फैलता जा रहा था और पुलिस भी अब सक्रिय हो गई थी। एक रात पूर्णिमा फिर से आई और इस बार दीपू तैयार था। उसने उस जगह का पता लगा लिया था जहां नितिन जाता था, शहर के किनारे एक सुनसान इलाका। वो वहां पहुंचा, हाथ में एक लोहे की रॉड और दिल में डर लेकर। और फिर उसने उसे देखा, नितिन, या जो भी अब वो बन चुका था। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था और उसकी रोशनी में वो प्राणी और भी डरावना लग रहा था। दीपू ने धीरे से उसका नाम पुकारा, नितिन, और कुछ पल के लिए वो रुका। उसकी आंखों में एक झलक आई, इंसानियत की, लेकिन वो झलक जल्दी ही गायब हो गई। वो गरजा और फिर धीरे धीरे दीपू की तरफ बढ़ने लगा। दीपू पीछे नहीं हटा, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो भागा नहीं। तू अभी भी अंदर है, मुझे पता है, दीपू ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी, लड़, इसे खत्म कर। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया, हवा भी, आवाज भी, वक्त भी। और फिर वो प्राणी चीखा, एक लंबी दर्द भरी चीख, जैसे उसके अंदर दो दुनिया टकरा रही हो। और उसी पल सब खत्म हो गया। सुबह जब सूरज उगा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था और जमीन पर पड़ा था नितिन का शरीर। शहर में खबर आई, अजीब हमलों का सिलसिला खत्म। लेकिन दीपू जानता था, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अगली रात का इंतजार करती हैं। अगली सुबह दिल्ली की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक थी,
जैसे रात अभी पूरी तरह गई ही ना हो। दीपू की आंखें खुली तो उसके सामने वो सब था जिसे उसका दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। टूटी हुई खिड़की, दीवारों पर खरोंचों के निशान और फर्श पर सूखा हुआ खून जो अब गहरा भूरा हो चुका था। हवा में अब भी एक हल्की धातु जैसी गंध तैर रही थी और कमरे का हर कोना जैसे पिछली रात की कहानी दोहरा रहा था। कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उसकी नजर नितिन पर पड़ी, जो कमरे के कोने में बैठा था, सिर झुकाए, हाथ कांपते हुए और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे उसने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया हो। दीपू ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वो समझ चुका था, जो हुआ वो कोई सपना नहीं था और जो नितिन बन चुका था उससे भागना अब मुमकिन नहीं। कुछ देर बाद नितिन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक डरावनी समझ थी, जैसे उसने रात में कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठोस सच्चाई थी। हमें वापस जाना होगा। दीपू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहा, लेकिन उसे जवाब पहले से पता था। वही जंगल जहां यह सब शुरू हुआ, नितिन ने कहा, और उस एक वाक्य ने कमरे की हवा को और भारी कर दिया। दीपू के अंदर डर और दोस्ती की लड़ाई चल रही थी, लेकिन आखिरकार उसने बिना और सवाल किए सिर हिला दिया। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिनसे भागने से वो और पीछा करती है, और शायद इस बार उन्हें उस अंधेरे के बीच जाकर ही जवाब मिल सकता था। इनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभरती जाती, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो, वापस उसी जगह जहां उसका इंसान होना पहली बार टूटा था। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचे, हवा का तापमान अचानक बदल गया। सूरज ऊपर था, लेकिन पेड़ों के बीच घुसती रोशनी कमजोर लग रही थी, जैसे जंगल खुद उसे निगल रहा हो। हर कदम पर सूखी टहनियां टूटती, लेकिन उनकी आवाज भी जैसे दब जाती, जैसे यहां आवाजों को भी जीने की इजाजत नहीं थी। नितिन अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, वो यही है, मुझे महसूस हो रहा है। दीपू के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसी सन्नाटे के बीच अचानक उन्हें एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। दोनों एक साथ मुड़े और पेड़ों के बीच से एक आकृति बाहर आई। वो एक लड़की थी, साधारण कपड़े, हल्की धूल से सना चेहरा, लेकिन उसकी आंखें, उनमें डर नहीं था। वो आंखें शांत थी, जैसे वो इस सब को समझती हो, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं था। तुम लोग देर से आए हो, उसने बिना हिचकिचाए कहा। दीपू और नितिन दोनों चौंक गए। तुम कौन हो? दीपू ने पूछा। लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया। मिष्टी। उसने सीधे नितिन की आंखों में देखा, जैसे उसके अंदर झांक रही हो। तुम बदल चुके हो। ये शब्द हवा में ऐसे गिरे जैसे किसी ने सच को जोर से बोल दिया हो। मिष्टी ने धीरे धीरे उन्हें जंगल के अंदर और गहराई में ले जाना शुरू किया। चलते चलते उसने बताया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह एक सीमा है दो दुनियाओं के बीच। यहां रात में सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता, कुछ और भी जागता है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जैसे जमीन में धंसता जा रहा था। उसने बताया कि यहां एक और वेयरवुल्फ है, लेकिन वो नितिन जैसा नहीं है। वो सबसे पुराना है, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक, उसने कहा। उसने इस जंगल को अपना बना लिया है। जो भी उसके इलाके में आता है, वो या तो बदल जाता है या खत्म हो जाता है। नितिन चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक खिंचाव था, जैसे ये सब सुनना उसके अंदर कुछ और जगा रहा हो। जंगल अब और घना हो गया था। रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी और हवा में एक भारीपन था जो सांस लेना मुश्किल कर रहा था। अचानक मिष्टी रुक गई। उसने हाथ उठाकर इशारा किया कि दोनों रुक जाएं।
कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था और फिर झाड़ियों में हलचल। वो हलचल पहले धीमी थी, जैसे हवा पत्तों को छू रही हो, लेकिन धीरे धीरे उसमें वजन आ गया, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर चल रही हो। दीपू का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी आवाज भी उस सन्नाटे को तोड़ देगी। नितिन का शरीर अचानक तन गया, उसकी सांसें गहरी हो गई और उसकी आंखों में वही पीली चमक लौटने लगी जो दीपू ने उस रात देखी थी। मिष्टी ने बिना पीछे देखे धीरे से कहा, तैयार रहो, वो हमें देख चुका है। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन एक सख्त सच था। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। पेड़ों के बीच अंधेरा अचानक और गहरा हो गया, जैसे रोशनी ने खुद को पीछे खींच लिया हो। और फिर वो दिखा। पहले उसकी आंखें लाल चमकती हुई जैसे जलते हुए कोयले, फिर उसका आकार विशाल, काला, इंसान से कहीं बड़ा, और हर सांस के साथ उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वो इस जंगल का ही हिस्सा हो। उसका फर अंधेरे को सोख रहा था और उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और हर कदम के साथ जमीन हल्की सी कांप रही थी। दीपू की टांगे जैसे जड़ हो गई, लेकिन नितिन, वो एक कदम आगे बढ़ गया। उस पल कुछ अजीब हुआ। नितिन और उस प्राणी के बीच एक खामोश संवाद शुरू हो गया। कोई शब्द नहीं, लेकिन एक खिंचाव, एक पहचान, जैसे दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से हो, एक नया, एक पुराना। मिष्टी ने फुसफुसाकर कहा, वो इसे पहचान रहा है और ये उसे। दीपू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं होने वाली, ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ जो इंसानी समझ से बाहर है। वो काला वेयरवुल्फ अचानक रुका। उसने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे नितिन को परख रहा हो। फिर उसने एक लंबी धीमी गुर्राहट निकाली, जो हवा में फैल गई और पेड़ों तक कांप उठे। नितिन के शरीर में अचानक झटके आने लगे। उसकी उंगलियां मुड़ने लगी और उसकी सांसें जानवर जैसी हो गई। दीपू ने घबराकर उसका नाम पुकारा, लेकिन नितिन अब सुन नहीं रहा था। उसके अंदर का कुछ जाग रहा था और वो जागना दर्दनाक था। मिष्टी ने पीछे हटते हुए कहा, ये उसे बुला रहा है, उसे पूरा बनने के लिए। उसकी आंखों में पहली बार हल्का सा तनाव दिखा। अगर ये इसके सामने झुक गया तो ये कभी वापस नहीं आएगा। दीपू ने नितिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, नितिन ने एक जोरदार झटका दिया और उसकी आंखें पूरी तरह बदल गई। अब उनमें इंसान का कोई निशान नहीं था। जंगल अब पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन वो सन्नाटा वैसा नहीं था जैसा पहले था। ये तूफान से पहले का सन्नाटा था, भारी, दबा हुआ और किसी भी पल फटने को तैयार। नितिन और वो काला वेयरवुल्फ आमने सामने खड़े थे। दोनों की सांसें भारी, दोनों की आंखों में एक ही आग खड़ा था। उसका दिमाग भागने को कह रहा था, लेकिन दिल उसे वही जकड़े हुए था। मिष्टी उसकी बगल में थी। उसकी नजरें एक पल के लिए भी उस प्राणी से नहीं हट रही थी। और तभी झाड़ियों में फिर से हलचल हुई, लेकिन इस बार वो हलचल सिर्फ एक जगह नहीं थी, चारों तरफ, जैसे जंगल खुद जाग गया हो। और वो आ गया। जंगल का दिल उस रात किसी जिंदा चीज की तरह धड़क रहा था, जैसे हर पेड़, हर जड़, हर पत्ता किसी अदृश्य लय में सांस ले रहा हो। और उस लय में एक डर था जो हवा के साथ बहता हुआ सीधे इंसान के भीतर उतर जाता था। ऊपर आसमान में पूरा चांद था, गोल और चमकता हुआ, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते जैसे टूट जाती थी, बिखर जाती थी, जैसे जंगल खुद उसे स्वीकार नहीं कर रहा हो। पेड़ों की घनी शाखाएं उस रोशनी को निगल रही थी, और जो थोड़ी बहुत बचती थी वो जमीन पर धुंधली, कांपती हुई लकीरों की तरह फैल जाती थी।
हवा में एक अजीब सी गंध थी, खून की, लेकिन ताजा नहीं, पुरानी, जैसे इस जगह ने सदियों से उसे अपने भीतर समेट रखा हो। और उसके साथ ही एक और गंध थी, शिकारी की मौजूदगी की, जो नजर नहीं आता लेकिन हर सांस में महसूस होता है। उस अंधेरे के बीच नितिन खड़ा था। उसका शरीर आधा इंसान आधा दरिंदा बन चुका था। उसकी सांसें भारी थी, हर सांस जैसे उसके सीने को अंदर से फाड़ रही हो, और उसकी आंखें पीली रोशनी से चमक रही थी, जैसे उनमें अब इंसानियत सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गई हो। उसके सामने जो खड़ा था वो सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, वो इस पूरे जंगल की आत्मा जैसा था। अल्फा, काला, विशाल और इतना शांत कि उसकी खामोशी ही सबसे खतरनाक लगती थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने खुद को आकार दे दिया हो, जैसे वो इस दुनिया का नहीं बल्कि उसी श्राप का हिस्सा हो जो इस जगह को जिंदा रखे हुए था। उसकी आंखें लाल थी, जलती हुई नहीं बल्कि शांत, लेकिन उस शांति में एक ऐसा घातक अहंकार था जो सिर्फ सदियों से जीने वालों में होता है। वो नितिन को देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को नहीं बल्कि अपनी विरासत को देखता है। उस नजर में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक इंतजार, जैसे उसे पता हो कि ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है, बस उसका अंतिम दृश्य बाकी है। पहला कदम नितिन ने उठाया। वो अचानक बिजली की तरह दौड़ा। उसके पंजे हवा को चीरते हुए सीधे अल्फा की गर्दन की तरफ बढ़े, और उस एक पल में वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक पूरा तूफान था, गुस्से और दर्द का, जिसने खुद को एक बार में समेट लिया था। लेकिन अल्फा ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बस हल्का सा अपना सिर झुकाया, जैसे उसे पहले से पता था कि वार कहां आएगा। और फिर एक स्वाइप, इतना तेज कि वो दिखाई भी नहीं दिया, सिर्फ उसका असर महसूस हुआ। अगले ही पल नितिन हवा में था। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उछाल दिया हो, और जब वो जमीन पर गिरा तो मिट्टी उड़ी, सूखे पत्ते हवा में फैल गए, और उस टक्कर की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। दूर खड़ा दीपू चीख पड़ा, नितिन। उसकी आवाज डर और बेबसी से भरी हुई थी, लेकिन उस लड़ाई में उसकी आवाज सिर्फ एक कमजोर गूंज बनकर रह गई। नितिन कुछ सेकंड तक जमीन पर पड़ा रहा। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को उठाया। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, एक कच्चा जंगली गुस्सा जो सोचता नहीं सिर्फ फटता है। उसने दहाड़ लगाई, इतनी तेज कि पेड़ों की पत्तियां कांप उठी, और वो फिर से अल्फा पर टूट पड़ा। इस बार दोनों भिड़े, पंजे टकराए, दांत भिड़े, और हर टक्कर की आवाज ऐसी थी जैसे पत्थर आपस में टकरा रहे हो। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि नितिन बराबरी कर रहा है। उसके वार तेज थे, उसका गुस्सा उसे ताकत दे रहा था, और उसकी हर हरकत में एक जिद थी, हार न मानने की। लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम था, एक पल का धोखा जो अक्सर लड़ाई के बीच में आता है और इंसान को ये यकीन दिला देता है कि वो जीत सकता है। अल्फा ने अचानक अपनी चाल बदल दी। वो वहीं खड़ा था, और अगले ही पल वो गायब था। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ हवा हल्की सी हिली। नितिन ने चारों तरफ देखा, उसकी सांसें तेज हो गई, और उस एक पल में उसके अंदर डर ने जगह बना ली। और फिर पीछे से हमला, एक जोरदार वार उसकी पीठ पर पड़ा, इतना गहरा कि उसकी चीख खुद उससे बाहर निकल आई। खून फूट पड़ा, उसकी गर्मी ठंडी हवा में फैल गई, और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। अब ये लड़ाई नहीं थी, ये शिकार बन चुका था। हर बार जब नितिन उठता, अल्फा उसे और जोर से गिराता, जैसे वो सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसकी उम्मीद को तोड़ रहा हो। हर दहाड़, हर कोशिश अब कमजोर पड़ रही थी, जैसे उसके अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो, और उसकी जगह एक खालीपन ले रहा हो। आखिरी पल में
नितिन ने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई। उसका शरीर कांप रहा था, खून उसकी नसों में तेजी से दौड़ रहा था और उसकी आंखों में एक आखिरी चमक थी, वो चमक जो हार मानने से पहले आती है। वो फिर से अल्फा की तरफ दौड़ा, इस बार बिना सोचे, बिना रुके, बस पूरी ताकत के साथ। लेकिन अल्फा ने उसका पंजा पकड़ लिया, इतना आसान, जैसे वो एक बच्चे को रोक रहा हो। धीरे धीरे उसने नितिन को घुटनों पर ला दिया। दोनों की आंखें मिली, एक में गुस्सा था, दर्द था और एक इंसान की आखिरी कोशिश थी। दूसरे में सदियों का अहंकार था, एक ठंडी समझ कि यह सब पहले भी हुआ है और हर बार खत्म हुआ है। और फिर एक जबरदस्त वार, नितिन का शरीर झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ उसकी धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं और जमीन पर गिरता खून। दीपू भागता हुआ आया, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उठ! उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। मिष्टी भी उसके साथ आई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें एक पहचान थी, जैसे उसने ये दृश्य पहले भी देखा हो, जैसे ये कहानी उसके लिए नई नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, हमें अभी निकलना होगा, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक जल्दबाजी छुपी थी जो सिर्फ खतरे को समझने वाले में होती है। दोनों ने मिलकर नितिन को उठाया। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था, जैसे उसकी गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही हो, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था, धीमा लेकिन जिद्दी। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन वो अभी गया नहीं था। दीपू ने उसे अपने कंधे पर संभाला और मिष्टी आगे आगे रास्ता दिखाने लगी। जंगल अब पहले से भी ज्यादा घना लग रहा था, जैसे वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो, जैसे हर पेड़ उनके रास्ते में आ रहा हो। पीछे कहीं दूर एक हल्की बुर्राहट सुनाई दी, अल्फा की। वो उनका पीछा नहीं कर रहा था, उसे जरूरत नहीं थी। उसे पता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गुफा तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें टूट चुकी थीं। अंदर अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा बाहर के अंधेरे से अलग था। यहां वो थोड़ा सुरक्षित लगता था, जैसे ये जगह अभी भी पूरी तरह श्राप के कब्जे में नहीं आई थी। दीवारों पर पुराने निशान थे, खरोचे, आकृतियां, जैसे किसी ने बहुत पहले कुछ लिखने की कोशिश की हो, लेकिन वक्त ने उसे मिटा दिया हो। दीपू ने धीरे से नितिन को जमीन पर लेटाया, उसके चेहरे पर हाथ रखा। भाई, तू सुन रहा है ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी हल्की हल्की सांसें। मिष्टी ने अपनी जेब से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उनका रंग गहरा हरा था और उनमें से एक तेज मिट्टी जैसी खुशबू आ रही है थी। उसने उन्हें अपने हाथों में रगड़ा और धीरे धीरे नितिन के घावों पर लगाने लगी। कुछ ही देर में खून बहना धीमा हो गया और उसकी सांसें थोड़ी स्थिर होने लगी। गुफा के अंदर समय जैसे धीमा हो गया था, हर सेकंड लंबा लग रहा था, हर आवाज भारी। कुछ देर बाद नितिन की उंगलियां हल्की सी हिली। दीपू तुरंत झुक गया। नितिन? उसकी आवाज में उम्मीद थी, डर के साथ मिली हुई। नितिन की सांस गहरी हुई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। सब कुछ धुंधला था, जैसे वो किसी और दुनिया से वापस आ रहा हो। पहले उसे आवाज सुनाई दी, नितिन। फिर चेहरा साफ हुआ, दीपू। और उसके पीछे मिष्टी। हम जिंदा है? नितिन की आवाज टूटी हुई थी, जैसे हर शब्द उसे दर्द दे रहा हो। मिष्टी ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम जिंदा हो, लेकिन जीत नहीं पाए। नितिन ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उसे वापस जमीन पर गिरा दिया। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा। उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखें छत की तरफ टिकी हुई थी, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, वो क्या था? गुफा में सन्नाटा फैल गया, जैसे ये सवाल पहली बार नहीं पूछा गया हो। मिष्टी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वो सिर्फ एक वॉल्स नहीं है,
वो इस श्राप का मालिक है। नितिन की आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। तो मैं क्या हूं? मिष्टी ने बिना झिझक जवाब दिया, उसका अंत हो। यह सुनकर नितिन चुप हो गया, लेकिन उस चुप्पी में कुछ बदल गया था। पहली बार उसे समझ आया कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, यह किस्मत की है, विरासत की है, और एक ऐसे अंत की शुरुआत है जो अभी लिखा जाना बाकी है। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची। दर्द अब भी था, लेकिन उसके ऊपर एक नई आग जल चुकी थी। अगली बार मैं हारूंगा नहीं। गुफा के बाहर चांद अब भी चमक रहा था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो अगली लड़ाई का। गुफा के अंदर की हवा ठंडी थी, लेकिन वो सुकून वाली ठंड नहीं थी जो बारिश के बाद मिलती है, बल्कि वो ठंड थी जो हड्डियों के भीतर उतर जाती है और वहां एक अजीब सा खालीपन छोड़ देती है। दीवारों पर नमी थी, कहीं कहीं पानी की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थी, और हर टपकती बूंद की आवाज गुफा के अंदर गूंजकर कई गुना भारी हो जाती थी, जैसे वक्त खुद इन आवाजों में फंसा हुआ हो। नितिन पत्थर की ठंडी जमीन पर लेटा था। उसका शरीर अब भी दर्द से कांप रहा था, लेकिन वो दर्द सिर्फ घावों का नहीं था, वो उस हार का था जो उसके अंदर कहीं गहराई तक बैठ चुकी थी। उसकी सांसें अब स्थिर हो रही थी, लेकिन हर सांस के साथ उसे अपने अंदर कुछ और भी महसूस हो रहा था, जैसे उसके भीतर कोई और जाग चुका हो, कोई ऐसा जो दर्द से नहीं बल्कि उसे और गहरा बनाकर ताकत में बदल देता है। दीपू उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों थे, लेकिन सबसे ज्यादा था अपने दोस्त को खो देने का डर, जो अब भी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन हर पल फिसलता जा रहा था। मिष्टी गुफा की दीवार के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां उन पुरानी आकृतियों को छू रही थीं जो पत्थर पर उकेरी गई थी, जैसे वो किसी किताब के पन्ने पढ़ रही हो जिसे कोई और समझ नहीं सकता। उन चित्रों में वक्त जमे हुए खून की तरह ठहरा हुआ था। एक प्राचीन मंदिर जिसकी छत आकाश को छूती हुई लगती थी, एक देवता जिसकी आंखों में आग थी और हाथों में विनाश, और उसके सामने एक प्राणी जो आधा इंसान था आधा जानवर, लेकिन पूरी तरह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। यह कोई साधारण वोल्फ नहीं है, मिष्टी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वो वजन था जो सिर्फ सच में होता है। यह है रक्त श्राप। ये शब्द गुफा में फैल गए, जैसे किसी ने अंधेरे में एक नाम फुसफुसाया हो जो सदियों से छुपा हुआ था। नितिन ने मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब भी भारी थी, लेकिन उनमें एक नई जिज्ञासा थी, एक डर जो अब सवालों में बदल रहा था। ये शुरू कैसे हुआ? उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक जिद थी, जानने की, समझने की और शायद लड़ने की। मिष्टी कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे वो उस कहानी को सही शब्दों में ढालने की कोशिश कर रही हो, जो खुद एक जख्म की तरह थी। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। सैकड़ों साल पहले इस जंगल के बीच एक मंदिर था। वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, वो एक सीमा थी, इंसान और किसी और चीज के बीच। वहां एक देवता की पूजा होती थी, जो संतुलन का रक्षक था, जो इस दुनिया को उस अंधेरे से बचाकर रखता था, जो हर वक्त दरारें ढूंढता रहता है। उसकी आवाज जैसे जैसे आगे बढ़ी, गुफा का अंधेरा और गहरा होता गया, जैसे वो कहानी खुद इस जगह से जुड़ी हुई हो। लेकिन हर संतुलन को कोई ना कोई तोड़ता है, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक हल्की सी कड़वाहट चमकी। एक तांत्रिक था, उसे अमर होना था, उसे शक्ति चाहिए थी, ऐसी शक्ति जो उसे मौत से भी ऊपर ले जाए। उसने एक निषिद्ध अनुष्ठान किया, मानव बलि और पशु आत्मा का मेल। लेकिन कुछ चीजें इंसानों के लिए नहीं बनी होती। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन हर शब्द और भारी हो गया। अनुष्ठान गलत हो गया।
देवता का क्रोध फूटा और उस तांत्रिक का शरीर फट गया। वो मर नहीं पाया, वो कुछ और बन गया, एक ऐसा रूप जो इस दुनिया के लिए भी नहीं था और उस दुनिया के लिए भी नहीं। दीपू ने अनजाने में अपने हाथ भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वो उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। मिष्टी आगे बोली, देवता ने उसे खत्म करने के लिए युद्ध किया। जंगल कांप उठा, आसमान लाल हो गया और वो लड़ाई दिनों तक चली। आखिरकार देवता ने उसे मार दिया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, एक आत्मिक टुकड़ा जो इस जंगल में रह गया। वो टुकड़ा किसी जानवर में समा गया और फिर हर बार जब वो किसी इंसान को काटता, श्राप आगे बढ़ता जाता। नितिन अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक सच्चाई भी उतर रही थी जो उसे अंदर तक बदल रही थी। तो मैं भी उसी का हिस्सा हूं? उसने धीरे से पूछा। मिष्टी ने उसकी तरफ देखा और उसकी नजर में कोई झूठ नहीं था। हाँ, लेकिन पूरा नहीं, उसने कहा। हर वेयरवुल्फ उस असली श्राप का मालिक नहीं होता, वो सिर्फ उसका एक टुकड़ा होता है, लेकिन एक होता है जो उस पूरी शक्ति का वारिस बनता है। उसने थोड़ी देर रुककर गहरी सांस ली, जैसे वो अगला शब्द बोलने से पहले उसे महसूस करना चाहती हो। और वही होता है अल्फा। गुफा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो सवालों से भरा हुआ था। दीपू ने धीरे से पूछा, तो वो जो हमने देखा? मिष्टी ने सिर हिलाया। वो सिर्फ एक वोल्फ नहीं है, वो इस श्राप का मालिक है। उसकी आंखें लाल हैं क्योंकि वो पूरी शक्ति को अपने अंदर लिए हुए है। वो सिर्फ जानवर नहीं, वो सोचता है, समझता है और सबसे खतरनाक बात, वो बाकी सबको कंट्रोल कर सकता है। नितिन की सांसें फिर से भारी हो गई, लेकिन इस बार डर से ज्यादा उसमें गुस्सा था। और जिसने मुझे काटा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उम्मीद भी थी, जैसे वो जवाब से पहले ही कुछ महसूस कर रहा हो। मिष्टी की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं और फिर उसने धीरे से कहा, वो मेरे पापा थे। ये शब्द गुफा में गिरते ही जैसे सब कुछ थम गया। दीपू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन मिष्टी के चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ एक पुरानी थकान थी। वो बुरे नहीं थे, उसने कहा, वो भी एक योद्धा थे। उन्होंने उस अल्फा को रोकने की कोशिश की, लेकिन हार गए। मरने से पहले उन्होंने अपनी शक्ति और अपनी उम्मीद किसी और को दे दी। उसने सीधा नितिन की आंखों में देखा। तुम्हें? ये सुनकर नितिन कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसके अंदर कोई भारी दरवाजा खुल गया हो। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। वो हमला, वो बच जाना, वो अजीब सी ताकत और वो आवाज जो उसे बार बार उस जंगल की तरफ खींचती थी। तो मैं क्या हूं? उसने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर कम था और सच्चाई ज्यादा। मिष्टी ने बिना झिझक जवाब दिया, तुम उसका अंत हो। ये शब्द सुनते ही नितिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, दर्द भरी लेकिन मजबूत, जैसे उसने पहली बार अपने डर को नाम दे दिया हो। गुफा के बाहर चांद अब भी चमक रहा था, लेकिन अब उसकी रोशनी में कुछ और था, जैसे वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक गवाह हो जो हर पीढ़ी में इस कहानी को दोहराता देखता आया है। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसमें अब एक नई गंध थी, आने वाले समय की। नितिन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आग जल चुकी थी। ये आग गुस्से की नहीं थी, ये आग थी समझ की, विरासत की और उस रास्ते की जो अब उसके सामने साफ हो चुका था। दीपू ने उसे देखा और पहली बार उसे लगा कि उसका दोस्त अभी भी कहीं है, उस दरिंदे के अंदर, उस श्राप के नीचे,
वो इंसान अब भी जिंदा है जो हार मानना नहीं जानता। अब क्या? उसने धीरे से पूछा। नितिन ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो अपने अंदर उस आवाज को सुन रहा हो जो अब उसकी अपनी बन चुकी थी। फिर उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, अब ये खत्म होगा। गुफा की दीवारों पर बने चित्र जैसे हल्के हल्के चमकने लगे, या शायद वो सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन उस पल ऐसा लगा जैसे वो पुरानी कहानी अब फिर से लिखी जाने वाली है। मिष्टी ने बाहर की तरफ देखा, जहां पेड़ों के बीच चांद की रोशनी टुकड़ों में जमीन पर गिर रही थी और हर टुकड़ा जैसे एक रास्ता दिखा रहा था। अगली बार, उसने धीरे से कहा, या तो ये श्राप खत्म होगा या हम। नितिन धीरे धीरे उठकर बैठ गया। दर्द अब भी था, लेकिन वो उसे रोक नहीं रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उस सांस में डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। अगली बार मैं हारूंगा नहीं। गुफा के बाहर कहीं दूर एक लंबी गहरी हवा गूंजी और चांद जैसे मुस्कुरा उठा। पूर्णिमा उस रात सिर्फ आसमान में नहीं थी, वो जैसे पूरे जंगल के भीतर उतर आई थी। हर पेड़ की छाल में, हर पत्ते की नमी में, हर छाया की खामोशी में। चांद गोल और चमकीला था, लेकिन उसकी रोशनी में एक ठंडा सा कंपन था, जैसे वो खुद भी जानता हो कि आज की रात साधारण नहीं है। जंगल के बीच खड़ा वो प्राचीन मंदिर समय का टूटा हुआ टुकड़ा लग रहा था, जिसकी दीवारें दरारों से भरी थी, पत्थर जगह जगह बिखरे पड़े थे और छत का एक बड़ा हिस्सा ढह चुका था, जिससे चांद की रोशनी अंदर गिर रही थी। लेकिन उस टूटन के बावजूद मंदिर के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा धड़क रही थी, जैसे कोई दिल जो कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। हवा भारी थी, इतनी कि हर सांस लेना मेहनत जैसा लग रहा था, और उस हवा में एक इंतजार था, जैसे हर पेड़, हर परछाई, हर कण इस आखिरी टकराव का साक्षी बनने को तैयार हो। मंदिर के सामने नितिन खड़ा था। उसका शरीर अब भी पिछली लड़ाइयों के घावों से भरा हुआ था। खून सूखकर काले निशानों में बदल चुका था और हर हरकत में दर्द की एक लहर उठती थी। लेकिन उस दर्द के नीचे एक जिद थी, एक ऐसी जिद जो तब पैदा होती है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय उस आखिरी मौके के। उसकी सांसें बिखरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक स्थिरता थी, एक ठंडा फैसला, जैसे उसने अपने डर को कहीं पीछे छोड़ दिया हो। उसके सामने अल्फा खड़ा था, अंधेरे से भी गहरा काला, इतना विशाल कि उसकी मौजूदगी ही जगह को छोटा बना दे। और उसकी आंखें जलती हुई लाल थी, लेकिन उस जलन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक प्राचीन शांति थी, जैसे उसने ये दृश्य पहले भी अनगिनत बार देखा हो और हर बार अंत वही रहा हो। लड़ाई अचानक शुरू हुई, विश्व धागा टूट गया हो। नितिन पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो एक धुंधली रेखा बन गया और अगले ही पल उसके पंजे अल्फा से टकराए। टक्कर की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजी, जैसे पत्थर आपस में टूट रहे हो, और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि दोनों बराबरी पर है, कि नितिन के वारों में वो ताकत है जो अल्फा को पीछे धकेल सकती है। लेकिन अल्फा का खेल अलग था। उसने एक पल के लिए खुद को ढीला छोड़ा, जैसे वो हार रहा हो, और फिर अचानक उसकी चाल बदल गई। उसका शरीर धुंधला हुआ और अगले ही पल वो गायब था। सिर्फ हवा हिली, जैसे कोई साया गुजर गया हो। नितिन ने चारों तरफ देखा, उसकी सांसें तेज हो गई और उसी पल पीछे से एक जोरदार वार हुआ। उसका शरीर हवा में उछल गया। वो कई पत्थरों से टकराता हुआ मंदिर के अंदर जा गिरा और एक भारी आवाज के साथ फर्श पर फिसलता हुआ रुका, ठीक उस प्राचीन मूर्ति के सामने जो अब भी अंधेरे में आधी छुपी हुई थी। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था, हर सांस टूट रही थी, खून फिर से बहने लगा था और उसकी उंगलियां भी अपनी पकड़ खोने लगी थी। बाहर से दीपू की आवाज आई, नितिन उठ। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक उम्मीद थी जो टूटना नहीं चाहती थी।
मिष्टी की आवाज भी आई, कांपती हुई, अब नहीं, प्लीज। लेकिन वो आवाज भी उस भारी सन्नाटे में खो गई। अल्फा धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया। उसके कदमों की आवाज पत्थर पर गूंज रही थी। हर कदम जैसे समय को माप रहा हो, जैसे मौत खुद चलकर करीब आ रही हो। नितिन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वो फिर गिर गया, इस बार पूरी तरह पीठ के बल। उसकी नजर ऊपर उठी। टूटी हुई छत के बीच से पूरा चांद दिखाई दे रहा था। वो चांद अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि कुछ तय कर रहा हो। यही खत्म? उसके अंदर एक कमजोर सी आवाज गूंजी, और उस आवाज में थकान थी, एक हार की कगार पर खड़ा इंसान। और तभी चांद की एक तेज किरण मंदिर के अंदर उतरी। वो किरण सीधी नहीं आई, वो जैसे रास्ता खोजती हुई उतरी, और सबसे पहले जाकर गिरी उस प्राचीन मूर्ति पर। पत्थर की वो विशाल आकृति जो सदियों से खामोश खड़ी थी, एक पल के लिए चमक उठी, जैसे उसके भीतर कुछ जाग गया हो, जैसे उसकी बंद आंखों के पीछे फिर से रोशनी भर गई हो। मूर्ति के माथे पर वो किरण ठहरी और फिर धीरे धीरे सरकने लगी, कंधों से, भुजाओं से, जैसे वो किसी तय रास्ते पर चल रही हो, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां पहुंचना है। और फिर वो रोशनी नितिन के शरीर पर आकर ठहर गई। जैसे ही वो रोशनी उसके शरीर को छूती है, सब कुछ बदल जाता है। नितिन का शरीर झटके से कांप उठता है। उसकी सांसें अचानक गहरी हो जाती हैं और उसके घाव चमकने लगते हैं, जैसे दर्द अब सिर्फ दर्द नहीं रहा बल्कि किसी और चीज में बदल रहा हो। उसकी नसों में आग दौड़ती है, लेकिन वो जलाती नहीं, वो उसे सीधा करती है, मजबूत बनाती है। उसकी हड्डियां अपनी जगह पर खिंचती है, जैसे कोई टूटी हुई चीज फिर से जुड़ रही हो। और उसकी आंखें अचानक खुलती है, लेकिन अब वो पीली नहीं है, वो पूरी तरह लाल है। अल्फा रुक जाता है। पहली बार हल्की सी हैरानी झलकती है, जैसे उसने ये उम्मीद नहीं की थी, जैसे ये कहानी उसके हिसाब से नहीं चल रही। नितिन धीरे धीरे उठता है। उसका शरीर अब स्थिर है, उसकी सांसें शांत है, लेकिन उस शांति में एक खतरनाक ठहराव है, जैसे तूफान के बीच का वो पल जब सब कुछ रुक जाता है, बस फटने से पहले। उसने दहाड़ लगाई, और इस बार उसकी आवाज सिर्फ जंगल में नहीं गूंजी, वो मंदिर की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ गई, जैसे पूरा अतीत उस आवाज के साथ जाग उठा हो। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। अल्फा झपटा पूरी ताकत से, लेकिन इस बार नितिन वही नहीं था, वो गायब था। अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई और अल्फा जमीन पर गिरा, जैसे किसी ने उसे उसी ताकत से मारा हो जो वो खुद इस्तेमाल करता था। अब हर वार भारी था, हर मूव सटीक था, जैसे नितिन अब सिर्फ लड़ नहीं रहा था बल्कि वो कुछ और बन चुका था। वो विरासत जो कभी इस मंदिर में बुराई को खत्म कर चुकी थी। अल्फा गुस्से में दहाड़ा, उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगी, और उसने पूरी ताकत से नितिन पर हमला किया। लेकिन इस बार नितिन रुका, बस एक पल के लिए, और उस पल में जैसे उसने सब कुछ देख लिया, अपना अतीत, वो दर्द, वो श्राप और उसका अंत। फिर एक आखिरी छलांग। उसका पंजा सीधा अल्फा के सीने में धंसा, और उसी पल रोशनी चमकी, जैसे वही चांद की किरण अब एक हथियार बन गई हो। एक तेज दहाड़ गूंजी, इतनी तेज कि पेड़ कांप उठे, और फिर सन्नाटा। अल्फा की आंखों की लाल आग बुझ गई। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरा। जंगल में पहली बार शांति उतरी। वो बेचैनी, वो दबा हुआ डर, वो भारीपन, सब जैसे धीरे धीरे खत्म हो गया। हवा हल्की हो गई, जैसे किसी ने एक पुराना बोझ हटा दिया हो।
पेड़ों के पत्ते अब शांत थे और चांद की रोशनी अब कांप नहीं रही थी। नितिन खड़ा था, उसकी आंखों में अब भी हल्की लाल चमक थी, लेकिन उसका चेहरा वो अब भी इंसान का था। दीपू और मिष्टी धीरे धीरे उसके पास आए और इस बार उनके कदमों में डर नहीं था, बस एक सुकून था, एक राहत जो लंबे समय के बाद आती है। मिष्टी ने मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा। वो अब फिर से शांत थी, उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो, जैसे वो फिर से सो गई हो, अगली बार के इंतजार में। कुछ दिन बाद शहर वापस वही था। ऑफिस, भीड़, शोर, वही दिनचर्या, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। लेकिन नितिन अब सिर्फ इंसान नहीं था, उसके अंदर कुछ और भी था। एक जिम्मेदारी, एक शक्ति और एक कहानी जो अब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए रूप में शुरू हुई थी। जाते वक्त उसने मिष्टी से कहा, अगर कभी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। मिष्टी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम आओगे? नितिन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक उभरी। हर बार ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था, जैसे उसने अपना नया रक्षक चुन लिया हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखो यस। वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम चाहते हो इस कहानी का पार्ट 2, जहां असली रहस्य और भी गहरा होगा, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगली रात का इंतजार करती है।